पहलगाम के वैशारन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान से आए आतंकियों द्वारा भारत के पर्यटकों को जिस तरह धर्म के आधार पर चुन चुनकर हिंदुओं की नृशंस हत्या की गई, उस हत्या का विरोध भारत के संपूर्ण क्षेत्र में हो रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक। भारत के हर समुदाय के लोग, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाले हो, किसी भी भाषा के हो, सभी समुदायों द्वारा इसका तीखा विरोध किया जा रहा है। इसी संदर्भ में जम्मू और कश्मीर के विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित की गई और उस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक भावनात्मक भाषण दिए। उनका कहना था कि हम मेजबान थे, उन पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी थी, लेकिन हम जो जिम्मेवारी निभाना चाहिए था वो नहीं निभा पाए। मैं उन बच्चों से किस शब्दों में माफी मांगूं जिन्होंने अपने सामने अपने पिता को खोया है, उन बहनों से कैसे माफी मांगूं जिन्होंने अपने पति को खोया है, और उन माँ से कैसे माफी मांगूं जिन्होंने अपने बेटा को खोया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि इस हमले के लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की नापाक हरकत नहीं कर सके। उसी विधानसभा में एक और विधायक मेहराज मलिक ने भी स्पष्ट शब्दों में भारत सरकार से अनुरोध किया कि गोली का जवाब बोली से नहीं होनी चाहिए। उन आतंकी संगठनों को, आतंकियों को और इसको पनाह देने वाले देश को इस प्रकार की सजा दी जानी चाहिए जो एक नजीर पेश हो, और आने वाले समय में कोई भी आतंकी संगठन भारत की तरफ बुरी नजर से न देख सके। इस आतंकी संगठन द्वारा भारत के जो पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई है, उसका विरोध सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर विश्व के विभिन्न देशों में हो रहा है। चाहे वो अमेरिका में पाकिस्तान की दूतावास हो, फ्रांस में पाकिस्तान का दूतावास हो, या जर्मनी में पाकिस्तान का दूतावास हो, विश्व के विभिन्न देशों में जहां जहां भी पाकिस्तान के दूतावास है, उन दूतावास के बाहर प्रवासी भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ विश्व के 16 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को टेलीफोन पर बात कर इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और आतंकवाद की इस लड़ाई में भारत का हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रमुख हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद किसी भी राष्ट्र के लिए एक चुनौती है और इसकी सफाया के लिए, इससे निपटने के लिए भारत को जो भी सहायता चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक ब्राजील में प्रस्तावित थी। इस बैठक में भाग लेने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को जाना था, परंतु उनकी यात्रा को रद्द कर दी गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जो एक प्रमुख निर्णय लिया गया था कि वे सभी पाकिस्तान के नागरिक जो भारत में वीजा पर आए हैं, उन सभी की वीजा को 29 अप्रैल 2025 को समाप्त कर दिया गया था। अर्थात जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में आए हैं उन्हें किसी भी परिस्थिति में 29 अप्रैल तक अपने देश लौटना था। इसी क्रम में एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 800 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर के माध्यम से पाकिस्तान लौट चुके हैं। वहीं पाकिस्तान से भी 1000 से अधिक भारतीय बाघा बॉर्डर के द्वारा भारत में वापस आ चुके हैं। यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक वीजा की समयावधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रुक जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें 3 लाख तक की जुर्माना या 3 वर्ष तक की कारावास या दोनों से सजाएं हो सकती है। यदि हम भारत और पाकिस्तान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो 14 अगस्त 1947 को धर्म के आधार पर, अर्थात इस्लाम धर्म को आधार बनाकर पाकिस्तान का भारत से अलग हुआ और 1947 से लेकर आज 2025 तक ये 77 वर्षों में पाकिस्तान में मात्र 40 वर्षों तक ही नागरिक शासन व्यवस्था रहा। शेष 36 वर्षों तक सैन्य शासन रहा और जिस देश में 36 वर्षों तक सैन्य शासन व्यवस्था रहेगा वो देश कभी भी जनता की आकांक्षाएं, जनता की आवश्यकताएं और जनता की आशाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। स्थिति यह है
कि पाकिस्तान द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों से या अंतर्राष्ट्रीय संगठन, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, से जो लोन लिया है, उस लोन के किस्त को भरने के लिए अन्य देशों से लोन लेना पड़ रहा है, उसे दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। इसका एकमात्र कारण वहां पर अधिक समय तक मिलिट्री शासन व्यवस्था रहा है। वहीं 40 वर्षों तक नागरिक शासन व्यवस्था रहा है। उनमें से इन 40 वर्षों में पाकिस्तान में 30 प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन इस 30 प्रधानमंत्री में से कोई भी एक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुए जो अपना कार्यकाल को पूरा किए हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। वहां पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री में यूसुफ रजा गिलानी है, जो कि 50 महीना 25 दिन तक पाकिस्तान की बागडोर को संभाले। वहीं यदि हम भारत की बात करें तो 1947 से लेकर आज 2025 तक के भारत में चुनी हुई सरकार रही है, चाहे वो किसी भी दल का क्यों न हो। भारत की सरकार हमेशा जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप काम की है, जनता की आकांक्षाएं के अनुरूप काम की है, जनता की आशाएं के अनुरूप काम की है। समय समय पर जनता आवश्यकता अनुसार सत्ता में परिवर्तन किए हैं, लेकिन सभी सरकारें का एकमात्र उद्देश्य हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, लोगों की आकांक्षाओं आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। यही कारण है कि आज भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अंतरिक्ष के मामले में विश्व के कई राष्ट्र भारत से सहयोग लेते हैं, और आईटी मामले में तो विश्व में भारत की टंका बज रही है। भारत के कई ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे वो सत्य नडेला हो या सुंदर पिचाई हो या अन्य व्यक्ति, जो विश्व में भारत के परचम लहरा रहे हैं। यही भारत की पहचान है, यही भारत की विरासत है। वहीं पाकिस्तान भले ही एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, परंतु हमेशा से सत्ता का जो सर्वोच्च केंद्र वहां की आर्मी रही है, वहां की आईएसआई रही है। और आर्मी और आईएसआई कभी भी पाकिस्तान की जनता के अनुरूप काम नहीं किए। हमेशा उसका एकमात्र उद्देश्य भारत में अशांति फैलाना, भारत में खून खराबा करना है। लेकिन एक बात समझने की आवश्यकता है कि भारत भले ही एक शांति प्रिय राष्ट्र है, परंतु जब जब भी भारत की राष्ट्र की एकता अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, या राष्ट्र की एकता अखंडता पर कोई अपनी काली नजर डाला है, उस समय भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया हो। 1971 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए। जब 2016 में पठानकोट और उरी हमला पाकिस्तान द्वारा कराया गया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा हमले के बाद हमने एयर स्ट्राइक किए। ये सभी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काफी था। भारत आवश्यकता पड़ने पर अपने पड़ोसी देशों से मानवता भी रखता है। जब पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति आई, पाकिस्तान में संकट रहा, तो भारत ने सहयोग का हाथ बढ़ाया, क्योंकि भारत कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं पालता है। भारत हमेशा शांति प्रिय देश है, हमेशा शांति पसंद करता है। वहीं पाकिस्तान एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था की बदहाली से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वहां के रेल मंत्री मिस्टर हनीफ अब्बासी ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, और पाकिस्तान के पास मिसाइलें हैं, और हमने ये मिसाइल और परमाणु सजाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के विरुद्ध इस्तेमाल के लिए बनाए हैं। तो हम इस मंच के माध्यम से और भारत की तरफ से एक नागरिक के रूप में कहना चाहते हैं कि मिस्टर अब्बासी, आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए, आप अपनी अंदर देखिए, आपकी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति बनी हुई है। अपने घर को सुधारिए, अपने लोगों की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कीजिए, तब भारत को मिसाइल और परमाणु बम का डर दिखाइएगा। भारत आपकी हर कोशिश को नाकाम करेगा। भारत वो ताकतवर देश है जिसके सामने आपको हमेशा घुटना टेकना पड़ा है, और आगे भी घुटना टेकना पड़ेगा। अभी हाल ही में स्वीडन की एक एजेंसी ने विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट जारी की है 2024 के लिए। इस रिपोर्ट में विश्व के विभिन्न देशों द्वारा अपने मिलिट्री पर जो खर्च किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है जो अपने मिलिट्री पर व्यय करती है। 2024 में भारत द्वारा 85.5 अरब डॉलर व्यय किया गया, जबकि पाकिस्तान द्वारा मात्र 10 अरब डॉलर व्यय किया गया। इस प्रकार पाकिस्तान की तुलना में भारत 8.5 गुना अधिक अपनी मिलिट्री पर व्यय करती है। भारत से अधिक वो देश जो अपनी मिलिट्री पर व्यय करते हैं, उसमें अमेरिका,
चाइना, रशिया और जर्मनी है। इससे भी पाकिस्तान को यह समझ जाना चाहिए कि भारत की मिलिट्री व्यवस्था पाकिस्तान की मिलिट्री व्यवस्था से कितना सक्षम, कितना सशक्त और कितना पावरफुल है। इसी तनाव, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो तनाव बना हुआ है, इसी बीच भारत और फ्रांस के मध्य 63,000 करोड़ की एक रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौता के तहत भारत फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा और ये राफेल लड़ाकू विमान 2028 से 2030 के मध्य भारत को प्राप्त हो जाएंगे और ये विमान हमारी नौसेना की जो आईएनएस विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत हैं उस पर स्थापित होंगे। इस प्रकार 2030 तक हमारे पास राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़कर 62 हो जाएंगे। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले भारत के लिए एक चुनौती है। भारत के पर्यटकों पर हमला किया गया है, भारत की आत्मा पर हमला किया गया है और स्पष्ट तौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो भी संगठन या व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। इसी के तत्वाधान में हाल में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस इन तीनों सेनाओं प्रमुखों के मध्य बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा स्पष्ट तौर पर हमारी सेना को परमिशन दिया गया कि आप पाकिस्तान एवं उसके जो आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। समय का निर्धारण कब होगा, दिन कब होगा, किस स्वरूप में होगा, ये सारे निर्धारण करने का अधिकार हमारी सेना को दे दिया गया है। आने वाला समय ही दिखेगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। तो भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करना, भारत अपनी लोगों की सुरक्षा करना, भारत अपनी एकता अखंडता को बनाए रखना जानता है। इसलिए कोई भी राष्ट्र भारत की तरफ यदि बुरी नजर से देखता है तो भारत इसका पुरजोर विरोध करेगा और समयानुसार, आवश्यकता अनुसार उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।